घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। जेएमएम कैंडिडेट सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन का पर्चा भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कांग्रेस और आरजेडी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने सोमेश सोरेन को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। वहीं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद आयोजित सभा में एनडीए नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर घमासान, जेएमएम प्रत्याशी ने भरा नामांकन का पर्चा। सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार ने भी किया नामांकन। एनडीए के कई बड़े नेता रहे मौजूद। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घाटशिला की जनता से रिकॉर्ड मतों से सोमेश को जिताने की अपील की। आप जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया। इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बांटने का नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी दल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री को घाटशिला के चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इन सभी पर झारखंड का एक मुख्यमंत्री ही भारी पड़ेगा। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं चुनाव में, तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है, लेकिन अभी समय है, हमारे विपक्ष के लोग पूरी तरह। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, जिस तरह बाबा को अपने आशीर्वाद प्यार दिए हैं, इसी तरह मुझे भी आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जनता को कभी निराश करने नहीं दूँगा। जेएमएम के अलावा बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भी नॉमिनेशन का पर्चा भरा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के अलावा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चंपाई सोरेन ने बीजेपी की जीत तय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है। वहीं नामांकन सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल समेत एनडीए के नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस चुनाव में हम सबको यही संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को ये लुटेरों से बचाना है, झारखंड को माफियाओं से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, अपराधियों से बचाना है और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। हम यही निवेदन, यही अपील करने के यहाँ कुछ नहीं है। ये लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं, काम ही नहीं किया है न 6 साल में। इसीलिए ये उपचुनाव घाटशिला विधानसभा का जीत भी सुनिश्चित है। केवल इस चुनाव में वोट के माध्यम से समर्पित होगा ऐसा नहीं, बल्कि ये चुनाव 2024 के वर्तमान सरकार के और सरकार के झांसे का भी एक जवाब के रूप में ये चुनाव होगा। अखबारों में आप देखते होंगे कि जो अपराधी चेंज करके हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, शासन प्रशासन का पूरी सहयोग मिल रहा है, कोई अस्पताल देने का काम नहीं कर रहा है। मैं देखा कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र घूमने के बाद जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार का बोलबाला है, उसी प्रकार से अंचल कार्यालय में, थाना में या ब्लॉक में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण में जनता की गाड़ी कमाई को लूटी जा रही है। आज आम जनता त्रस्त है। रामदास सोरेन के निधन के कारण घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। 11 नवंबर को घाटशिला में वोट डाले जाएंगे,
जबकि जनता का आशीर्वाद किसे मिला ये पता 14 नवंबर को चलेगा, तब मतों की गिनती होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से राकेश प्रभात और मनोज की रिपोर्ट। देश भर में बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन झारखंड में चर्चा है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। यह लड़ाई रोमांचक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि साख पर इस बार लड़ाई होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की। माना यह जा रहा है कि कैंडिडेट भले ही बाबूलाल सोरेन हो और सोमेश चंद्र सोरेन हो, लेकिन लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच। इसी सब के बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां एक तरफ सोमेश चंद्र सोरेन के नामांकन के बाद लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या गठबंधन के तमाम घटक दल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत का अंतर दोगुना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि हेमंत सरकार के पतन की शुरुआत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से होगी। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं सुनील जी। देखिए लगातार ये दावा किया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम बात कर ले एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से, कि 6 साल में कोई काम नहीं हुआ है और हेमंत सरकार के पतन की शुरुआत अब यहीं से होने वाली है। देखिए आयुष जी, आरोप लगाना जो है वो सबसे आसान काम है। आप आरोप लगातार लगा रही है एनडीए, तो भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी जी जो भी आरोप लगा रहे हो बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को तो स्वतः भारतीय जनता पार्टी में अब स्वीकारपक उनका नहीं है। जो उनकी स्थिति है आप समझ लीजिए कि वो आदिवासी नेता के रूप में स्थापित होने का बहुत बार प्रयास किए, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि स्थापित नहीं हो सके। कारण आप देखिए कि वो चुनाव जो लड़ते हैं वो खुद ही चुनाव लड़ते हैं आपका सामान्य सीट से। तो आप इस तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, उनका अपना जो व्यक्तित्व था, साफ सुथरा व्यक्तित्व था, एक आंदोलनकारी थे, जनहित में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, शालीन थे, सरल थे, व्यवहार कुशल थे और जन सेवक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे घाटशिला के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी यह क्यों नहीं बताती है कि इस राज्य में बाबूलाल मरांडी जी को यह भी इस राज्य की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि 14 वर्षों की सरकार इस राज्य में रहा है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें डबल इंजन की सरकारें रही है और आज तक इस राज्य में आप एक भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आप बताइए कि इस राज्य में एचईसी जैसे, बोकारो स्टील जैसे कहीं पर कोई कारखाना इस राज्य में खोलने का काम किया। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी आप समझिए कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के लिए इस राज्य में कोई भी शुरुआत तो हुई ना सर फिर से जी। सिंदरी में हर कारखाना की शुरुआत तो फिर से हुई। सिंदरी कारखाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बंद हुआ था और आज जो सिंदरी का जो कारखाना है आपको पता है कि सरकारी कारखाना नहीं है, वो निजी कारखाना है। तो आप सरकारी बंद करके निजी कारखाना के रूप में उसको बनाए, ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार के जो तंत्र है उसको आप लगातार बेचते जा रहे हैं, बंद करके बेचते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आयुषी बहुत फर्क है। आप समझिए कि यह देश कहां जा रहा है, राज्य कहां जा रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 54 वर्ष 7 माह इस देश में राज्य किया और सोना 28 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज वो बढ़कर 1,27,000 रुपया होगा। आप 11 वर्षों में 1 लाख की बढ़ोतरी कर दिए। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी रोजगार पर बात करते नहीं है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने क्या दिया, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी क्या दिया। जब राज्य सरकार के आप समझिए कि इस राज्य के साथ कैसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 1300 करोड़ मनरेगा का बाकी है, जल जीवन योजना का 6500 करोड़ बाकी है, आपका वृद्धा और बुजुर्ग पेंशन जो मिलता था उसका 400 करोड़ रुपया इस राज्य का बकाया है, 1,36,000 कोयला का रॉयल्टी का बकाया है। और भारत सरकार से बार बार श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन लगातार अपना मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कहीं भी इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद आज भी हैं।
इस राज्य में एक भी सांसद इस बकाया राशि के लिए, वो झारखंड की धरती से हैं और झारखंड की जनता के प्रति उनका कहीं भी जागरूकता नहीं है। नहीं दिखता है कि इस राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या वो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते हैं, क्या वो गृह मंत्री से बात नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, देखिए मांगों को लेकर और बकायों को लेकर भी कई बार बात तो हुई है और कई तरह के उसके जवाब भी सामने आए। हम आएंगे आपके पास। हम घाटशिला को लेकर चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो चलते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, देखिए आप लोग भले ही दावा कर लें कि इस बार जीत आपकी होगी, लेकिन गठबंधन की ओर से दावा है कि जीत का अंतर दोगुना हो जाएगा और कहीं ना कहीं सिंपैथी भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। ये आप लोग भी शायद मानते होंगे। आयुष जी, चुनावी रिजल्ट के लिए तो होप कर सकते हैं और एक प्रकार से विश्वास दिखा सकते हैं। दावा करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं एक छोटा प्रवक्ता हूं पार्टी का। लेकिन एक चीज जो बहुत स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, आप देख लीजिए जो एक घाटशिला विधानसभा है, पिछले 30 वर्षों में, अगर सिर्फ 2014 का कार्यकाल छोड़ दे लक्ष्मण टुडू जी का, 30 वर्षों में विधायक किसके रहे? कांग्रेस और जेएमएम के रहे। सिर्फ घाटशिला की बात करते हैं, पूरे देश की, पूरे झारखंड की भी अभी बात नहीं करते हैं। इसी घाटशिला से 2-3 दिन पहले आपको एक फोटो दिखा होगा न्यूज़पेपर में, जिसमें एक आदिवासी पुरुष एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनी पत्नी को कांधे पे बिठा के अस्पताल ले जा रहा है। इसी घाटशिला में एक हफ्ता पहले वहां के अनुमंडल अस्पताल में एक गर्भवती आदिवासी महिला जब पहुंचती है, वहां पे बेड नहीं होता है तो चादर लगा के फर्श पर उसको सुला देते हैं और फर्श पर ही उसका प्रसव करा दिया जाता है और वो नवजात मर जाता है। 3 घंटे तक न डॉक्टर आते हैं न नर्स आते हैं। इसी घाटशिला में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले करीब 1400 मुस्लिम महिलाओं का नाम आया था मैया सम्मान योजना की लिस्ट में, जबकि पूरे पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं। इसी घाटशिला में आपको याद होगा वहां के उपायुक्त ने यह स्वीकार किया था कि 4200 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। उसके बाद क्या उसकी जांच हुई? किसी के ऊपर कुछ एक्शन हुआ? मैं सिर्फ एक घाटशिला की बात कर रहा हूं जी। मैं पूरे झारखंड की नाकामी और विफलताओं पे हूं तो आपके पूरे डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं तो मान रहा हूं कि घाटशिला में आप ही लोग राज करते रहे पिछले 30 वर्षों से। तो देख लीजिए उस घाटशिला की क्या हालत है। मृत्युंजय जी की मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं हुआ, लेकिन ये जीत कैसे रहे? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। जीत हार में पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में 10 तरह की बात होती है, लेकिन हमारा काम विपक्ष के तौर पर यही है कि जनता को याद दिलाना कि देखिए सरकार जिन वादों को करके सत्ता में आई थी, आपके विधानसभा में विधायक बने थे, उन वादों का क्या हाल है आप देख लीजिए। अभी आपने कहा कि झारखंड की कितनी बुरी स्थिति है, तो 6 वर्षों से तो आपकी सरकार है। पिछली सरकार की शुरुआत में तो ठीक है, आप बोलते थे कि अभी नई सरकार है, अब तो 6 साल हो गए। आप सिंपली, मैं बोलता हूं, फैक्ट्स में जब आप बात करने लगते हैं तो व्यक्ति पे आते हैं, बाबूलाल जी इन पे उन पे मत जाइए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। पिछले 6 वर्षों में आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बता दीजिए, किसी भी एक फील्ड में उपलब्धि बता दीजिए। मैं जितने प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करता हूं तो घूम फिर के वो एक ही उपलब्धि बता पाते हैं, मैया सम्मान योजना। आप भी कितनी बार आपने आयुष जी पूछा होगा, एक ही यही उपलब्धि आती है। और उस मैया सम्मान योजना की भी क्या स्थिति आपको पता है? 2-2, 3-3 महीने में ब्लॉक में आता है पैसा, और उस पर भी अभी बीच में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि उसको भी बंद करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है। तो एक तरफ मैया सम्मान योजना का पैसा दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ 5 वर्षों से महिला आयोग का गठन नहीं करेंगे। वहां पे 5200 महिलाओं की कंप्लेंट्स अभी वहां पे पेंडिंग है। क्यों नहीं आपने, अगर महिला की इतनी आपको चिंता है तो महिला आयोग का गठन क्यों नहीं कर दिया? कौन सा बड़ा चीज है? उसके लिए कोई केंद्र से पैसा नहीं की जरूरत है, एक हस्ताक्षर कर सकते हैं मुख्यमंत्री, 2 मिनट में हो सकता है। सही बात। पारदर्शिता की बात करेंगे इतनी ज्यादा, और अभी हेमंत जी का भाषण में सुन रहा था, लेकिन सूचना आयोग का गठन पिछले 5 वर्षों से नहीं किया। 20,000 से ऊपर सूचना के रिक्वेस्ट वहां पे पेंडिंग है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं है। यह है आपका सुशासन, यहां का लोकतंत्र का इतना बार नाम लेंगे, इतना बार शब्द को यूज करेंगे। पूरे देश में 11 स्टेट हैं जहां पे पैसा लागू होना था, 9 में हो गया, उड़ीसा भी करने वाला है। आपके यहां क्या स्टेटस है? 6 वर्षों से कंसल्टेशन ही चल रहा है होटलों में बैठ कर रेडिसन में। 5 विभागों का मंतव्य अब भी नहीं आया है। अब भी नहीं आया, वो लागू नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। चर्च के प्रेशर में लागू नहीं होगा आयुष जी। और उसके बाद आप देख लीजिए, यहां पे लोकतंत्र की बात करते हैं, 5 वर्षों से अपने नगर निकाय के चुनाव नहीं कराए, और पिछले 2 वर्षों से क्या बहाना था आयुष जी? ट्रिपल टेस्ट। अभी ट्रिपल टेस्ट का रिजल्ट आया तो क्या उसका फिर फाइंडिंग आपने निकाला कि 14% सीट हम ओबीसी के लिए रिजर्व कर रहे हैं। कितना भद्दा मजाक है। अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स है उसमें आप ओबीसी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऑलरेडी 14% से बहुत ज्यादा है। तो कैसा भद्दा मजाक है? रिजर्वेशन का कोई मतलब हुआ? आप ही ने सत्ता में आने के पहले कहा था ना, गारंटी दी थी कि 27% रिजर्वेशन कर देंगे ओबीसी का। तो इसमें क्यों नहीं किया आपने? और ये फिर ट्रिपल टेस्ट किस काम का, जब ओबीसी का रिजर्वेशन अब 14%, वो ऑलरेडी 40-50% उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। आप सारे पार्षदों को देखेंगे और मेयर पद को देखेंगे तो
ये कौन सा है? चलिए तो आपके कभी भी तमाम आप सवालों मुद्दों का पे बात जवाब करने लेते आएंगे तो हैं। 6 वर्षों में चलिए कोई- मुद्दों पर ही हम जवाब ले लेते हैं, चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए क्या हुआ नहीं हुआ पूरे झारखंड में, इस पर तो हम बात करते रहते हैं। आज बात करते हैं घाटशिला में पिछले 6 वर्षों में नया क्या हुआ है। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उसमें सुधार के लिए पिछले 6 सालों में क्या कदम उठाए गए। सुनील जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आयुष जी, घाटशिला नहीं, पूरे झारखंड के नजर से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो आरोप लगा रहे थे, आपको पता है कि जब झारखंड की गठन 2000 में हुआ था, उस समय बिहार सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया करती थी। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, किसी विधानसभा के कोई विधायक अगर मंत्री बनते हैं, उस विधानसभा को हाई एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जाता है, इसलिए घाटशिला पर विशेष जोर है। रामदास सोरेन वहां से 2 बार मंत्री रहे। आयुष जी, मैं उसी पर आ रहा हूं कि आपको घाटशिला वो जीत कैसे, तीसरी बार उनकी विजय हुआ था, तीसरी बार जीते थे। तो आप भारतीय देखिए, जनता की अदालत में हमने उपचुनाव के माध्यम से जा रहे हैं। घाटशिला में जनता की अदालत में हम पहुंच गए। जनता की अदालत में हम 2019 में ही पहुंचे थे। झारखंड की जनता ने भारी बहुमत दिया था और हम 2024 में भी जनता की अदालत में गए थे और काम के आधार पर ही झारखंड की जनता ने श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन को चुना था। 4 लाख किसानों का 4 अरब 60 करोड़ महागठबंधन ने माफ करने का काम किया था किसानों का। 200 यूनिट बिजली फ्री आज भी महागठबंधन श्री हेमंत सोरेन की सरकार में चल रहा है। 39 लाख उपभोक्ताओं का बकाया राशि को, बिजली का बकाया राशि को माफ कर दिया गया। आपके हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य में पुरानी पेंशन को लागू करने का काम किया। हेमंत सरकार ने इस राज्य के अधिवक्ताओं को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया जो मिलता नहीं था, और साथ ही अधिवक्ताओं को, उनके परिवार को भी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर अधिवक्ता जीवित नहीं है तो उनके मरने के उपरांत उनके परिवार को भी मिलता रहेगा। आपको जो 60+ अधिवक्ता रिटायर कर गए हैं, जिनको 7,000 पेंशन मिलता था, उसको कैबिनेट से पारित करके 14,000 पेंशन हेमंत सरकार ने करने का काम किया। तो हेमंत सरकार ने काम के बदौलत ही, महागठबंधन ने काम की बदौलत ही 2024 के विधानसभा चुनाव में 56 सीट जनता की अदालत ने इस महागठबंधन सरकार को चुनने का काम किया। धरातल पर उतारा गया, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। लेकिन फिर दूसरी तस्वीर सामने आ जाती है। एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, बच्चे नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाते हैं। यह भी तो वही घाटशिला की तस्वीर है। सुनील जी, आयुष जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ घटनाएं आज आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सामने लाने का काम किया है, लेकिन 14 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या काम किया? डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य में क्या काम करने का काम किया? आज बकाया राशि भी झारखंड की 4.5 करोड़ जनता की मोदी जी और अमित शाह जी देने का काम नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार की जनता को लगातार अपमानित कर रहे हैं। तो आप आयुष जी, आप भी हम स्पष्ट कर दिए कि झारखंड की धरती पर आप बता रहे हैं आपने क्या आज जब इनकी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार में 8,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर हुआ करता था, आज 3500 पर एक डॉक्टर इस राज्य में हुआ है। तो लगातार उस व्यवस्था पर समस्या आएगा और उसकी समाधान भी ढूंढा जाता है। मीडिया एक आईना है, मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है उसके लिए सरकार गंभीरता से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार के बेहतरी के लिए श्री हेमंत सोरेन जी लगातार काम कर रहे हैं। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी ने आज घाटशिला में आपका चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार भी घमंड के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, बिल्कुल विश्वास के साथ घाटशिला की जनता श्री सोमेश चंद्र सोरेन जी को भारी अंतर से विजय दिलाने का दोगुना हो जाएगा। कह देना कि जीत का अंतर दोगुना हो जाएगा, क्या अपने प्रतिद्वंदुओं को कम आंकना नहीं होगा? सुनील जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको, मैं प्रतिद्वंदी को मैं कम कहां कर रहा हूं। हमने अपने काम के आधार पर, जो हमने काम आपको बताया, जो हमने काम गिनाया और जो वहां पर लोकप्रिय रहे हैं, लोकप्रिय जो रहे हैं आपका आदरणीय श्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, घाटशिला में तीसरी बार उनकी जीत, वहां की जनता ने 23,000 मतों से जीत दिलाया था 2024 में। तो उस आधार पर मैं बता रहा हूं, आपने ही कहा लोकप्रिय तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी भी थे। डुमरी सीट पर क्या परिणाम हुआ 2024 में, यह सबने देखा। आएंगे आपके पास, हम चलते हैं
मृत्युंजय शर्मा जी के पास। मृत्युंजय जी, चलिए अतीत में जो हुआ उसको अगले 5 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीतते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से बाबूलाल सोरेन सामाजिक जीवन में हैं, इसीलिए हम इस पर सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो घाटशिला को त्वरित तौर पर मिलना चाहिए? एक विधायक को कौन सा काम घाटशिला में सबसे पहले करना चाहिए? आयुष जी, मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स दिए अपना, मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला कमेंट था उसमें, कि घाटशिला एक ऐसा विधानसभा है जहां मैंने कहा पिछले 30 वर्षों से करीब करीब एक टर्म छोड़ के कांग्रेस झामुमो के विधायक रहे हैं। फिर भी जो आम दिनों में समाचार पत्रों में रिपोर्ट आती है, चाहे उसमें स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, आप सब में देखेंगे कि वो एक बहुत पिछड़े इलाके के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, बार बार हम बस एक व्यक्ति की लोकप्रियता, एक स्वर्गीय व्यक्ति की लोकप्रियता पे अगर वोट मांगे और कहे कि इसलिए उनका बेटा जीत जाना चाहिए क्योंकि जो स्वर्गीय व्यक्ति थे वो बहुत लोकप्रिय थे वहां पे, बजाय इसके ये कहने के वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे जी। तो वहां के स्कूलों का स्तर कुछ और अगर होता, हमारे राज्य के दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से भी बेहतर होता, तो कहते कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो लोकतंत्र है, मैं मानता हूं आप जीत कर आए हैं, लेकिन बार बार सिर्फ एक पिता के लोकप्रियता के नाम पर बेटे के लिए वोट मांगना, ये कहां तक जायज है? और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या ऐसे काम हुए घाटशिला में, आप ये हमें बता दीजिए जिसकी बदौलत आप वोट मांगने जाते हैं। हेमंत जी वहां पे थे, हेमंत जी का पूरा स्पीच निकाल लीजिए आप सरकार में, विपक्ष में नहीं है, तो इधर उधर की बात क्यों करते हैं? 10 काम गिना दीजिए ना स्टेज से, कहिए ना कि हमने ये सब किया और इसलिए हम आपके सामने वोट मांगने हैं। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप इधर उधर की ये लोग करेंगे, गोला फेंकेंगे, हम छक्का मारेंगे, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना, हल्की बातें हैं, हल्की बातें। तो इसलिए कह रहा हूं, जनता आज नहीं कल देर सवेर समझती है। 90 से 2005 तक लालू जी भी 15 सालों तक राज किए थे, तो सबको लगता था वोट दे रहे, लोकतंत्र है, जीत रहे। आज सब पछताते हैं और उसके बाद सब लोग पछता के हटाया उनको, तो आज तक वापस नहीं आने दिया। तो जब लोग ये समझ जाते हैं कि इनकी ये जो बार बार आके बोल रहे हैं ना, ये 2 बार से सरकार में आ रहे, एक ही तरह के, वो 5 लाख नौकरी, देखिए नौकरियों की क्या हाल हो गया। अभी एक एग्जाम था ना, उसको पोस्टपोन कर दिया, सुबह पोस्टपोन कर दिया। सोचिए एग्जाम को क्या मजाक बनाया हुआ है आपने। जनवरी में कैलेंडर जो निकालना था उसको मार्च में निकाला, उसका एक भी एग्जाम अभी तक नहीं करवाया इन लोगों ने। पिछले 5 साल, अभी का करीब करीब अब 1 साल होने को आया, कौन सा वो एक फील्ड है? आपने बोला स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया, हम बताते हैं आपको फैक्चुअली। हमने एम्स दिया, यहां पे हमने हजारीबाग, डाल्टनगंज और दुमका में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। आप जब सरकार में आए, उसी मेडिकल कॉलेजेस में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और मैन पावर नहीं रख पाए, तो एमसीए को कहना पड़ा कि इसका निबंधन हम रद्द करेंगे। यह डिफरेंस है। हमने जो डायरेक्टर्स उनको काम करने दिया, आपके स्वास्थ्य मंत्री की तरह नहीं कि ऐसे एकदम हस्ताक्षर के हाथ से डायरेक्टर नहीं रहेंगे और फिर कोर्ट से डांट खाते हैं, उन्हीं को वापस करते हैं। इसलिए नहीं कि रिम्स की जो व्यवस्था है उसको नहीं ठीक करेंगे, लेकिन एक दूसरी जगह पर जहां पे लोग खेती कर रहे हैं, आदिवासी लोग, उसकी जमीन जाके हम लूट के वहां पे रिम्स 2 बना रहे हैं, जबकि 1 की हालत ही खराब है। फैक्ट पे बात कीजिए ना, दिया है ना हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया है, आपने क्या किया आप बताइए? कोई भी एक इनिशिएटिव। अभी एक रिपोर्ट देख रहा था मैं न्यूज़पेपर्स में, वो सब हमारा तो नहीं है, न्यूज़पेपर्स में वहां जितने हमारे मशीन है 90% हमारे मशीन खराब है जी। सही बात, स्कैनर्स खराब है, हमने भी दिखाया। अरे अब बात करते हैं काम की, वन वार्ड में एसी बंद है, इससे बुरी स्थिति क्या होगी? एग्जैक्टली। तो रिम्स 1 की हालत ठीक कीजिए ना। हमने दिया है एम्स, हमने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे नहीं किया? हमने शिक्षा में भी किया। आपके जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसके 40% स्टूडेंट्स 10th के किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। सोचिए, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का 40% स्टूडेंट 10th में किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो बाकी स्कूल का क्या हाल होगा आप सोच के देख लीजिए। तो कौन सा मॉडल, इधर उधर की बात करते, इसका ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया। सबसे आसान काम होता है आयुष जी, कुछ माफ करना है, किसी को पैसे देना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट मुझे पूरे झारखंड में बता दीजिए जो 6 वर्षों में हो। एक घूम फिर के आ जाएंगे कांटाटोली फ्लाईओवर, ऐसे ऐसे फ्लाईओवर दूसरे शहरों में आप जाएंगे, पटना में जाइए 50 फ्लाईओवर होंगे, रायपुर में जाइए 50 होंगे, और इनका घूम फिर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है। हम भी उसी पर बात कर रहे थे कि पिछले 25 सालों में पटना ने फ्लाईओवर्स का जाल देख लिया, मेट्रो देख लिया, आज भी राजधानी रांची 2 फ्लाईओवर को लेकर खुश हो रही है। सुनील जी, ये सवाल आपसे है। तो 14 वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने 11 साल आप भी रहे, इन्होंने 14 वर्षों में कितने फ्लाईओवर दिया? यूजी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल हर आरोप निराधार होता है। मैं बताया कि 3 मेडिकल कॉलेज की बता दी, क्या गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है? यस, नो, यस, बिल्कुल नहीं, आयुष जी, बिल्कुल नहीं। हजारीबाग में जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया वो पूरी तरह से एम्स गवर्नमेंट का है, मैं मानता हूं, एम्स गवर्नमेंट का है, मैं मानता हूं। देखिए, आपकी झूठ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ प्रचार करती है वो बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताया कि इनकी जो कथनी और करनी वो फर्क आयुष जी। आपका 2013-14 में 1 वर्षों की हेमंत सरकार थी,
थी, उस समय सेवा आपका सेवा सदर हॉस्पिटल 500 बेड का बढ़कर तैयार था। 14 में श्री रघुवर दास की सरकार आई, उस हॉस्पिटल को प्राइवेट को देने के लिए लगातार रघुवर दास जी ने, मतलब ये चौंकाने वाली बात नहीं, हमारी बात को सुन लीजिए, हमारी बात पहले पूरा होने दीजिए। मैं आप ही के बात पर आ रहा हूं। मतलब ये जनता को चौंकाने वाली बात हो जाएगी कि 1 साल के अंदर 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मैं उसी पढ़ा रहा हूं आपका उस सरकार में पूर्व की सरकार से बन रहा था और खत्म हुआ उसी सरकार में मैं आया तो हेमंत आपका पूर्व से बन रहा था, लेकिन रघुवर की सरकार ने उसको कभी ऐसे ही छोड़ दिया। और झारखंड में जब श्री हेमंत सोरेन की सरकार आई तो आज से आपका जो सदर हॉस्पिटल रांची है, आपका लोग भारत में उसकी एक प्रमुखता बना है, उसकी प्रमुखता है कि आप ट्रीटमेंट बेस्ट से बेस्ट वहां पर मिल रहा है। यह उपलब्धि इस सरकार की है। उसके बाद में इन्होंने कहा, देखिए रघुवर सरकार में 3000 हेल्थ सेंटर पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, 2200 हेल्थ सेंटर पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ये आंकड़ा आपका प्रभात खबर का मैं बता रहा हूं, 8165 व्यक्ति पर एक डॉक्टर थे, 344 सीएससी का जरूरत पर मात्र 188 काम कर रही थी। ये है इनका उपलब्धियां। और हेमंत सोरेन की जो उपलब्धि है वह भी उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 3848, सभी केंद्र पानी बिजली की उत्तम व्यवस्था, सामुदायिक भवन केंद्र की संख्या 291, जो हर ब्लॉक में आधुनिक उपकरण के साथ बेहतर संचालन हो रहा है। शहर में स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 171, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित और काम कर रहा है। 3000 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। श्री हेमंत सोरेन की यह बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी निराधार आरोप लगाने की जो इनकी आदत है, ये आरोप लगाते रहे। और आयुष बहुत अच्छी बात है, सरकार इतना काम कर रही है, जनता को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन 24 घंटे पहले, अब से ठीक 24 घंटे पहले चतरा में एक बच्ची के शव को अस्पताल ले जाने से पहले ही जब उसकी मौत हो गई, आधे रास्ते में एम्बुलेंस ने छोड़कर निकल गया कि रास्ता बहुत खराब है सर, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगा। ये भी तस्वीर तो झारखंड की है। आयुष जी, इस बात की मैं आपको स्वीकार करता हूं, जो बात बोले इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। तो जो घटना घटी है, राज्य सरकार इसकी जांच करेगी, जांच करके कार्रवाई करेगी। यह बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। अगर एम्बुलेंस वाले ने ऐसा किया है, बिल्कुल मानवता के खिलाफ। उस पर कैसे से बोला जा सकता है कि एम्बुलेंस वाले की गलती? वो तो कह रहा है कि सर रास्ता नहीं है, कैसे पहुंचे? कठोर आपको मैं एक यही सरकार ही सारा कुछ जिम्मेवार है क्या? मैं आपको बताया और कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, बिल्कुल आप टैक्स के पैसे आपके पास पहुंच रहे हैं, जिम्मेवार कौन होगा सर? भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष में उनके पास नहीं पहुंच रही थी क्या? उनके पास नहीं पहुंच रही थी। भारत सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, दोनों की जिम्मेवारी है कि जनता को बिल्कुल जनता कर रही है तो लाभ मिले। बिल्कुल। अब मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार आपको क्या बताया कि 1,36,000 करोड़ झारखंड की जनता की मोदी जी और अमित शाह क्यों नहीं दे रहे हैं? अगले साल मई महीने से मिलने लगेगा, ये तारीख ने मैं बता रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2026 के अप्रैल से आपका 12 किस्त में देना है। लेकिन अभी तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, कोयला मंत्री और इस राज्य के 9 सांसद, किसी ने यह कहने का काम किया? एक भी शॉट आप दिखला मंत्री तो आए थे, कमेटी का गठन किसी ने कहने का काम नहीं किया। इस राज्य का 1,36,000 को बकाया है। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट हम मृत्युंजय जी से ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, देखिए कई गंभीर आरोप लगे हैं, जनता त्रस्त है और यह धरातल की सच्चाई है। या अतीत में आपकी सरकारें नहीं हो या मौजूदा हेमंत सरकार है, जनता को वो नहीं मिल पाया जिस उम्मीद से वो वोट देते हैं। आयुष जी, इसे ही कहते हैं अपना टेटन दूसरों को दे देना। तो कभी अपने ऊपर कोई इल्जाम लगे तो उसमें सबको खींच लो तो लगे कि सब हमाम में नंगे। जो स्टेट के हाईवेज होते हैं, लोकल रोड्स होते हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य सरकार। नेशनल हाईवे होगा तो केंद्र की जिम्मेदारी है। स्टेट हाईवेज और लोकल रोड्स किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार। हेल्थ कौन सा सब्जेक्ट है? राज्य सरकार। हेल्थ एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है? राज्य सरकार। तो जबरदस्ती को केंद्र को भी खींच लेना उसमें कि नहीं 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 उसकी भी गलती है। थोड़ा फैक्चुअली बात कीजिए ना। जो बकाये की बात है उस पर तो आप ही ने क्लैरिफाई कर दिया, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। बकाये की जितनी बात हुई, इसी प्रकार से किसी पे भी फैक्चुअली आप बात करेंगे। जब भी सरकार को याद दिलाया जाता, और मैं कह रहा हूं, मान लेते कि भाजपा ने कुछ नहीं काम किया 14 साल, आपके पास 6 वर्ष है। पिछले 6 वर्ष में सड़कें बनाने लायक तो टाइम है ना, कम से कम लोकल रोड्स बनाने लायक, एम्बुलेंस चलाने लायक तो टाइम है, पीएचसी सीएचसी में डॉक्टर्स रखने लायक, रेगुलेट हो पाए उतना भी तो टाइम है ना। 6 वर्षों में कैसे कैसे स्टेट्स टर्न अराउंड हो गए। तो 6 वर्षों में मान लीजिए एकदम झारखंड 0 पे था, आप टर्न अराउंड कर दिए होते, मानते कि एकदम 6 वर्षों में आपने काया पलट दी पूरे झारखंड की।
कहीं भी ऐसा नैरेटिव दिखता है कि आपको? आपने कहा कि वो जिसने भी एम्बुलेंस वाले ने किया है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको हर दूसरे दिन का एक कटिंग दे सकता हूं, हर दूसरे दिन का। तो ऐसे हजारों केसेस हैं। कितना छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई कर क्या होगा? और क्या एम्बुलेंस चालक कैसे जाएगा जब रास्ता ही नहीं होगा? बिल्कुल, हजारों ऐसे केसेस हैं। डिबेट में आके बोलना कि हम कार्रवाई करेंगे, आप एक बता दीजिए जिसमें आपने कार्रवाई की। मैंने 2 सिंपल एग्जांपल्स बताए। वो महिलाओं के नाम जिनको आपने मैया सम्मान योजना में डाल दिया घाटशिला में, मुस्लिम महिलाओं का, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, 170 के आसपास, क्या कार्रवाई की आपने? और जहां पे उपायुक्त कह रहा है कि 4200 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने, क्या वहां पे किया आपने? इनफैक्ट वहीं पे एक ग्राम सड़क योजना का एक और रिपोर्ट देखिए, घाटशिला का 6 महीने में टूट गई। तो अभी जब चुनाव आ रहा था तो उसे फटाफट से जांच कमेटी बिठा दी गई है, क्योंकि वहां पे फजीहत हो रही थी। तो ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स में दे सकता हूं। तो आके कहना कि हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई होगी, और जनता कितनी खुश है पिछले 6 साल के कामकाजों से, या फिर इस बार लोकप्रियता सामाजिकता पर भारी पड़ेगी, ये तो खैर 14 नवंबर को पता चल पाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ थे और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम बातें रखने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।